बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजद उमर खाकी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, डायरेक्टर दी एक्सीलेंट लॉ कॉलेज आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है LLB पार्ट फर्स्ट पेपर 4 है, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट। अब इस पेपर में जो है 2 पार्ट्स शामिल हैं। पहला पार्ट जो है वो द कंट्रैक्ट एक्ट 1872 है, दूसरा जो पार्ट है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। अब ये उसी तरह जिस तरह बाकी LLB पार्ट फर्स्ट के पेपर्स हैं उसी तरह जो है इस पेपर ये पेपर भी 100 मार्क्स का पेपर है, जो उसमें 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी और 100 नंबर की जो है वो 100 नंबर टोटल हैं, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के होंगे। जो 80 हैं सब्जेक्टिव के मार्क्स हैं उसमें जो है 7 सवाल आएंगे, 20 नंबर का 1 सवाल होगा और उसमें से 4 सवाल जो है वो करने कंपलसरी होंगे। पहला पार्ट जो होगा द कंट्रैक्ट एक्ट 1872 में से 5 सवाल आएंगे, आपने 3 करने होंगे, जबकि दूसरे पार्ट में से द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में से 2 सवाल आएंगे, उनमें से एक करना होगा। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि पहले पार्ट में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ताकि ब्रीफली जो है कोशिश करेंगे प्रिसाइज रहें और कम्प्रीहेंसिव लेक्चर हो, ताकि आपको घर बैठे जो है एक हेल्प मिल सके, आप अच्छे तरीके से उसको जो है वो स्टडी कर सकें, आपका कंसेप्ट जो है उस बारे में क्लियर हो सके। पहला सवाल जो है वो कंट्रैक्ट के बारे में है। कंट्रैक्ट क्या है? बेसिकली ये पूरा सब्जेक्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, कंट्रैक्ट को हम देखेंगे, उसके इसेंशियल्स देखेंगे और कंट्रैक्ट की काइंड्स को जो है वो डिस्कस हम करेंगे। कंट्रैक्ट जो है इसको डिफाइन किया गया कंट्रैक्ट एक्ट में कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ कॉल्ड कंट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पे आप जिसके ऊपर अमल दरामद करा सकें, इन्फोर्सेबल हो, उसको कंट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट क्या है? हम जानते हैं कि वादा और एक वादा या एक से ज़्यादा वादे मीन अ प्रॉमिस एंड और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो हैं वो एग्रीमेंट कहलाते हैं। प्रॉमिस किस तरह बनता है? प्रॉमिस होता है कि जब एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होती है, मीन एक शख्स प्रपोज करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है किसी कंसिडरेशन की बुनियाद के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये प्रॉमिस हो गया है। अब ये जो है बेसिकली वैलिड कंट्रैक्ट के ये इसेंशियल हैं, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी कंट्रैक्ट में, क्योंकि कानून ये कहता है विदाउट कंसिडरेशन देयर इज़ नो कंट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कंट्रैक्ट भी नहीं है। मीन कंसिडरेशन कहते हैं कि इन समथिंग रिटर्न, अगर एक शख्स जो है वो मकान बेचने का मुआहदा कर रहा है तो इन रिटर्न उससे क्या मिल रहा है? वो रकम, वो कंसिडरेशन जो है वो पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। वो जैसे उनका जो है आपस में जो है वो प्रॉमिस होगा उस हिसाब से वो देखा जाएगा। बाकी पार्टीज़ कंपिटेंट होनी चाहिए। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज़ कंट्रैक्ट में बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है वो 3 बेसिकली कैटेगरीज़ हैं। जो पहली बात ये है कि पार्टी जो है वो मेजर होनी चाहिए, दूसरा है कि साउंड माइंड होनी चाहिए और तीसरा जो है वो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, मीन लॉ ने उन्हें रोका ना हो कि वो मुआहदा ना कर सकें, बालिग हों और अक्लमंद जो है वो पागल ना हो, वो पागल ना हो, साउंड माइंड हो। ठीक है जी, ये कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज़ हैं। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि एक कंट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी टर्म जो है वो सर्टन होनी चाहिए। इसके अलावा जनाबे वाला उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा कंट्रैक्ट हो जिसके ऊपर अमल भी किया जा सके, पॉसिबल भी हो उसके ऊपर जो है वो अमल, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो लग रहा हो कि ये पॉसिबल है। ऐसा कोई मुआहदा ना हो कि जिसकी परफॉर्मेंस हो ही ना सकती हो, तो ऐसा मुआहदा जो है वो वैलिड कंट्रैक्ट नहीं होगा। ये कुछ इसेंशियल थे जो मैंने ज़रूरी समझे, चलें ये इसको डिस्कस कर लें। कंट्रैक्ट को आप लोग जो है वो समझ लें। कंट्रैक्ट समझने के बाद जो है नेक्स्ट हम कंट्रैक्ट की काइंड्स की तरफ जाएंगे। जो उसकी काइंड्स वाइड है और वाइडेबल, इसको पहले समझेंगे।
वाइड कंट्रैक्ट क्या है? वाइड कंट्रैक्ट ऐसा जिस तरह वैलिड कंट्रैक्ट है, इसी तरह इसके बिल्कुल उलट जो है वो वाइड है। मीन जिसको आप कानूनी तौर पे इन्फोर्स करा सकते हैं वो वैलिड कंट्रैक्ट है, जिसको आप लॉफुली इन्फोर्स नहीं करा सकते, इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, वो वाइड कंट्रैक्ट कहलाते हैं। बिल्कुल इलीगल गैर कानूनी हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसके अलावा वाइडेबल कंट्रैक्ट है। वाइडेबल कहते हैं काबिल अब्ताल को, वाइड कहते हैं बातिल को, वाइडेबल कहते हैं काबिल अब्ताल को। ऐसे मुआहदे जो किसी एक पार्टी की ऑप्शन के ऊपर हों, वो चाहे तो उसे वैलिड करार दिलवाएं, चाहे तो जो उसको वाइड जो है वो करार दे दे। ये जो है थ्रू कोर्ट, खुद नहीं, थ्रू कोर्ट जो है उनको जो है वो वाइड करार दिलवाना होगा। ये अगर हम इसको दूसरे अंदाज में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा मुआहदा जिसमें किसी एक पार्टी की कंसेंट फ्री ना हो, फ्री कंसेंट शामिल ना हो उस मुआहदे को मेकअप करने में, तो उसको हम कहेंगे ये मुआहदा क्या है? वाइडेबल है। अब फ्री कंसेंट क्या है? कंसेंट जो है बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि किसी एक मैटर के ऊपर सेम सेंस से जो है उसको एग्री करने को हम कंसेंट कहते हैं। फ्री कंसेंट में बेसिकली 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंसेंट फ्री नहीं रहने देते। उसमें कोर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है और मिस्टेक है। अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर शामिल होगा तो जो मुआहदा है वो क्या हो जाएगा? वो वाइडेबल हो जाएगा। कोर्जन जो है जबर को कहते हैं। इसमें जबर से मुराद किसी को थ्रेट करना, डराना, धमकाना किसी के साथ, यानी कि फोर्सिबली जो है आप किसी को मजबूर करें, उसे डराएं, थ्रेट करें। ऐसी चीज़ें जो कानूनी तौर पे मना हैं, वो तमाम जो अख्तियारात या वो तमाम सोर्सेज आप इस्तेमाल करके उससे कोई कंट्रैक्ट जो है वो साइन कराएं, तो उसे क्वेश्चन कहते हैं। और इसके अलावा जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं कि किसी को इमोशनली ब्लैकमेल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसको रिश्ते का नाजायज़ असर और रसूख इस्तेमाल करना कि ये। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है, पहले जब आप क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें जो है दोनों पार्टीज़ का किसी रिश्ते में होना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्तेदार हों या किसी एक ख़ास रिश्ते में बंधे हुए हों। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में ज़रूरी है कि उनके दरमियान एक फिडिशरी रिलेशन हो, मीन उसमें एक शख्स जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो और एक जो है वो उसके डिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर के ऊपर हम वकला को देखते हैं, जो एक एडवोकेट है और एक क्लाइंट है। इनमें से जो वकील साहब हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। डॉक्टर और पेशेंट के मामले में को देख लें, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के मामले को देख लें, भाई और बहन के मामले को देख लें, हस्बैंड एंड वाइफ के मामले को देख लें, तो एक शख्स जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा। तो ये जो है ऐसा शख्स जो है अगर अपनी उस डोमिनेटिंग पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए किसी से कोई कंट्रैक्ट कराता है तो उसमें समझा जाएगा कि उसकी फ्री कंसेंट जो है वो शामिल नहीं होगी। अब दूसरा जो है अब वो मुआहदा वाइडेबल होगा। अब तीसरा जो फैक्टर है वो मिसरिप्रेजेंटेशन और का है। मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट को, लेकिन वो स्टेटमेंट देने वाला जो है वो समझ रहा है कि मैंने बात ठीक की है, इसे कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी कि इंटेंशनल वो झूठ नहीं बोल रहा, इंटेंशनल गलत बयान नहीं दे रहा। अगर इंटेंशन इसमें इन्वॉल्व होगी तो वो फिर फ्रॉड हो जाएगा, जो इसके चौथा फैक्टर है फ्री कंसेंट को जो ख़त्म कर देते हैं। इनमें कंसेंट फ्री नहीं रहती तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक शख्स जो है वो प्रॉमिस करे कि मैंने कौन सा निभाना है, मीन जो है उसको आप कह सकते हैं हम कि वो फ्रॉड है। इसके अलावा जो है मिस्टेक है, वो बाइलेटरल मिस्टेक हो सकती है, यूनिलेटरल मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक की वजह से अगर कोई कंट्रैक्ट किया गया है, समझने में गलती हो गई है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये मुआहदा क्या है, वाइडेबल है। जैसे ही उसे इदराक होगा, पता चलेगा कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है,
मेरी जो है वो रजामंदी शामिल नहीं थी, या जो है मुझसे ज़बरदस्ती की गई है, या गलत बयानी से काम लिया गया है, या मुझे धोखा दिया गया है, या गलती की वजह से ये हुआ है, तो कंसेंट चूँकि फ्री नहीं है तो मुआहदा जो है वो वाइडेबल होगा और उसको जो है नल एंड वाइड जो है वो कोर्ट से करार दिलवाया जा सकता है। इसके अलावा कंटीजेंट कंट्रैक्ट्स हैं। कंटीजेंट कंट्रैक्ट से मुराद क्या है? मशरूत मुआहदे, ऐसे मुआहदे जिनमें किसी काम का करना या ना करना जो है वो डिपेंड कर रहा हो फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से, कि यानी कि उस कंट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर इवेंट्स के साथ जो है वो क्या कर दी गई है? कंटीजेंट कर दी गई है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो मुआहदा करता है दूसरे शख्स से कि भाई अगर विद इन 1 मंथ बारिश हो गई तो मैं आपको जो है ये 5,000 रुपये दूंगा। तो ये इस मुआहदे की परफॉर्मेंस जो है वो किस चीज़ के साथ कोलेट्रल है? ये हो गई कंटीजेंट है बारिश के होने से विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो है। या एक शख्स मुआहदा करता है कि भाई ये ट्रेन अगर 1 हफ्ते में वापस आ गई तो मैं आपको जो है 10,000 रुपये दूंगा। अब वो पैसे कब ले सकेगा? उस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह परफॉर्म करा सकेगा अगर वो ट्रेन जो है 1 घंटे जो है विद इन ए वीक वापस आ जाती है? या जो है एक शख्स कहता है कि भाई मिस्टर ए जो है वो मुआहदा करता है बी से कि भाई अगर आपकी शादी सी से हो गई तो मैं आपको जो है 1 लाख रुपए जो है वो दूंगा। अब इस मुआहदे की परफॉर्मेंस जो है वो कंटीजेंट है उस सी के साथ मैरिज से। अगर सी उसके साथ मैरिज कर लेती है, बी और सी की मैरिज हो जाती है तो फिर ये मुआहदा परफॉर्म होगा, अदरवाइज़ जो है वो नहीं होगा। ये कंटीजेंट जो है वो कंट्रैक्ट्स हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है कंट्रैक्ट, ये कंटीजेंट कंट्रैक्ट जो है इसका सेक्शन जो है वो 31 से 36 तक जो है इसको डील किया जाता है। इनका चैप्टर 3 है, अलहदा एक मुकम्मल चैप्टर है इसका। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये 2 कंट्रैक्ट्स हैं जिनको डिफ़ाइन किया गया। पहले कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफ़ाइन किया गया क्योंकि सेक्शन 1 to 4 से लेके 147 तक इसको डील करते हैं। चैप्टर 8 है ये। 1 to 4 में कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफ़ाइन किया गया कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दरअसल एक ऐसा कंट्रैक्ट है जिसमें एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को नुकसान से बचाने के लिए प्रॉमिस करता है कि भाई आपको अगर नुकसान हुआ, मेरी वजह से अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो ये क्या करूँगा, मैं इसको पे करूँगा, मैं आपको नुकसान से बचाऊंगा, आपका वो नुकसान मैं पे करूंगा, जिसे उर्दू में हम इसे मुआहदा तलाफ़ी नुकसान या तलाफ़ी नुकसान का मुआहदा भी कहते हैं। कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज इसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं। पहली पार्टी जो है वो इंडेमनीफायर होती है, ऐसा शख्स जो मुआहदा कर रहा है दूसरे के साथ, भाई आपको नुकसान हुआ तो मैं पे करूंगा, तो उसे हम इंडेमनीफायर कहते हैं। जबकि जिस शख्स के साथ ये मुआहदा हो रहा है, जिस शख्स को नुकसान से बचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। उसके पास इंडेमनिटी जो है वो ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है, जिसको दिखाकर वो अपना नुकसान जो है वो पूरा करा सकता है। इस मुआहदे में इंडेमनिटी होल्डर जो है उसको नुकसान अगर होगा तो वो उसको खुद नहीं पे करेगा, वो लामहला जो है वो इंडेमनीफायर जो है वो इसको पे करेगा। 2 इसमें जो है वो पार्टीज़ हैं। इसके अलावा कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है, इसी तरह कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है, गारंटी सारे आप जानते हैं ज़मानत का मुआहदा ये किस तरह होता है। ये कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। पहली पार्टी जो है वो प्रिंसिपल डेटर होता है, कर्ज लेने वाला। दूसरा जो है वो क्रेडिटर होता है, कर्ज देने वाला। तीसरी पार्टी श्योरिटी होती है। जो श्योरिटी है वो जो है मुआहदा करता है क्रेडिटर से कि भाई आप कर्ज जो है, पैसे जो हैं या कोई चीज़ जो है प्रिंसिपल डेटर को दे दें। अगर उसने विद इन ए ड्यू टाइम जो आपका और उसका तय हुआ, अगर आपको वो पे नहीं करेगा, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेगा, तो उसकी वो जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? मैं अदा करूँगा। ये श्योरिटी जो है जामिन जो है वो अदा करेगा। अब ये बुनियादी तौर पे हम देखते हैं
कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक मुआहदा होता है जो इंडेमनीफायर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर के साथ कर रहा है, जबकि कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी को जब हम देखते हैं तो 3 तरह के जो है मुआहदे हो रहे हैं। पहला मुआहदा जो है वो हो रहा है प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर का। दूसरा मुआहदा जो है वो हो रहा है क्रेडिटर और श्योरिटी का। तीसरा मुआहदा जो है वो हो रहा है श्योरिटी और जो है डेटर का। हर बंदा जो है अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करेगा। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में दरअसल ज़्यादा ज़मानत है, ज़्यादा महफूज होता है क्रेडिटर, ताकि उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। प्रिंसिपल डेटर भी उसके पैसे पे उसने करने होते हैं, अगर वो नहीं पे करता तो श्योरिटी की ज़मानत जो है वो उसके पास मौजूद होती है। इस हवाले से कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसके, वो जो है आप लोग जो है वो उसमें जो है वो हम डिटेल में जानने के लिए जो है अभी इस वक्त जो है हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जिसे हम कहते हैं कि अमूमन जो है तहवील अमानत का मुआहदा जो है उसे हम कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। सेक्शन 148 से 1 जो है 81 तक जो है चैप्टर 9 जो है मुकम्मल इस बारे में है, और इसमें इसको जो है वो डिफ़ाइन भी किया गया 148 में कि एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स से मुआहदा करता है कि उससे उसके साथ मुआहदा इस सूरत का है अमानत की तहवील, अमानतन कोई चीज़ देने का। अब अमानतन देने का मीन पोजेशन डिलीवर कर रहा है, गुड्स की कस्टडी दे रहा है, इस वादे के साथ कि भाई जब आप जिस मकसद के लिए लेकर जा रहे हैं आप जाएं, अपना काम पूरा करें। जैसे ही आप वो अपना काम उसको पूरा कर लें, वो पर्पज़ जो है वो अकम्प्लिश हो गया, तो आप इन गुड्स को क्या करेंगे, मुझे रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ें मुझे रिटर्न कर देंगे, या इन चीज़ों को आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन जो है इनको आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये बेलमेंट का जो है कंसेप्ट है कि मीन एक शख्स जो है वो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से गाड़ी लेता है कि मैंने लाहौर जाना है, मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, 3 दिन के लिए मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, मैंने लाहौर जाना है। तो अब ये मुआहदा जो है वो गाड़ी उसको जो है वो डिलीवर कर देता है। वो लाहौर जाने के बाद जैसे वो लाहौर पहुंच गया, अपना काम उसने कर लिया, तो 3 दिन बाद जो है वो उसने गाड़ी क्या करनी है, उसे रिटर्न करनी है, या जिस तरह उसने कहा है कि जी फलां को दे देनी है, फलां शोरूम पे खड़ी कर देनी है, फलां दोस्त को दे देनी है। अब जैसे ही वो उसको देगा या उसकी डायरेक्शन के मुताबिक वो शोरूम पे किसी गैराज में किसी के घर खड़ी करेगा, तो इट्स मीन ये जो है बेलमेंट का जो कंट्रैक्ट है वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। 2 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक बेलर है और एक बेली है। बेलर उस शख्स को कहेंगे जो गुड्स को की कस्टडी डिलीवर कर रहा है, उसे बेलर कहेंगे, और जो उन गुड्स को रिसीव कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, बेली कहेंगे। इसके अलावा साथ इसके बिल्कुल साथ जो है इसी की एक स्पेशल काइंड है प्लेज की, कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है ये भी इसी तरह जो है जिसे गिरवी रखना कहते हैं, गुड्स को गिरवी रखना जो है, और जो है उसके हवाले से कुछ रकम लेना, इसे कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहते हैं। और इसमें भी सेम उसी तरह है कि वो अपनी चीज़ें जो हैं उसके पास अमानतन रखाएगा, और साथ जो है ये होगा कि मैं जैसे ही पैसे जो लिबिलिटी है मैं इसको पूरी करूँगा और ये चीज़ें अपनी वापस लेकर जाऊँगा। इसमें भी 2 पार्टीज़ हैं, पॉनर और पॉनी। पॉनर जो है दरअसल बेलर को कहेंगे, और पॉनी जो है वो बेली को कहेंगे। और ये स्पेसिफिक जो इस हवाले से प्रोविजंस हैं कंट्रैक्ट एक्ट 1872 में, वो 172 से 179 तक है कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में। इस हवाले से लास्ट वन जो क्वेश्चन है द कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में 2 पार्टीज़ हैं, एक प्रिंसिपल है और दूसरा एजेंट है। इस कंट्रैक्ट में दरअसल एक तो कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। अहम बात जो है जो समझने वाली है कि एजेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है वो कंसिडरेशन पे काम कर रहा हो, और दूसरा जो है ये दरअसल उस कंसिडरेशन जो हमने स्टार्ट में कहा था कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज़ नो कंट्रैक्ट, उस जर्नल रूल की एक्सेप्शन में है ये कंट्रैक्ट जो है। इसके अलावा और भी हैं, ये जो है उनमें से जो है एक है उन कंट्रैक्ट्स में से। अब मालिक जो है वो एजेंट हायर करता है, दरअसल उसकी ज़रूरत तो होती है क्योंकि मालिक हर जगह ख़ुद नहीं हो सकता, तो लाजिम बात है उसे एजेंट्स जो हैं वो हायर करने पड़ते हैं, ताकि एजेंट्स जो हैं वो उसको क्या करें, अपनी जो
एजेंट्स जो हैं वो अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी करते हैं जिनको जो प्रिंसिपल जो है वो उनके ज़िम्मे लगाता है, यानी किसी थर्ड पर्सन के सामने वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो पेश होते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी थर्ड पर्सन के सामने। इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। अब ये मुकम्मल एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक टर्म है, उसको हमने डिस्कस करना है। एग्रीमेंट टू सेल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया कि अगर आप चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दें ऑन जो है अमाउंट के ऊपर एक मुआहदा हो जाए भी इतने अमाउंट लेके और ये चीज़ें आप मुझे दे दें, तो ये से हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है जी, सेलर बायर ये हो गया। अब जो है एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि अगर आपने मुआहदा हो गया है लेकिन चीज़ें अभी गुड्स जो हैं वो अभी ट्रांसफ़र होनी हैं, तो उसे हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। चीज़ें या अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुई या अभी ट्रांसफ़र होनी है, मीन चीज़ें ट्रांसफ़र होनी हैं फ्यूचर में, तो उसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। इसके अलावा अनपेड सेलर है, एक बड़ा अहम सवाल है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको ऐसा सेलर जिसने चीज़ें बेच दी हैं और लेकिन उसको जो है पेमेंट नहीं हुई। वो तीन मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। पहला अंदाज पेमेंट नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई। दूसरा है पेमेंट का कुछ हिस्सा बाकी है, नहीं उसने दिया। तीसरा जो है उसे पेमेंट के तौर के ऊपर कोई ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक कोई जो है दिया गया था, कोई चेक या ड्राफ्ट दिया गया था जो उसने जैसे ही बैंक भेजा उसको अमाउंट ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो वो क्या हो गया, वहाँ से बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ये अब अनपेड सेलर है। अब अनपेड सेलर के हवाले से कुछ हकूक़ हैं कि उसके दो किस्म के हकूक़ हैं, चीज़ों के हवाले से भी हैं, गुड्स के हवाले से भी राइट्स हैं, और साथ जो है उसके बायर के हवाले से भी हैं। गुड्स के हवाले से तो इस तरह है कि अगर चीज़ें बायर्स को डिलीवर नहीं हुई, उनके पास अभी नहीं पहुँची, रास्ते में हैं या सेलर के पास मौजूद हैं, तो वो उनको रोक सकता है, वापस मंगवा सकता है। अगर बायर के पास पहुंच गई हैं तो फिर नेक्स्ट जो है उसके पास क्या ऑप्शन है, वो थ्रू कोर्ट जाएगा, उस हवाले से एक सिविल सूट फाइल करेगा, चीज़ों की वापसी का, हर जाने का, ये सारे दावे जो है वो उसको बायर के ख़िलाफ़ कर सकता है। एक और है टर्म है कैविएट टेम्प्टर की, कि कैविएट टेम्प्टर कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, कि एक जनरल रूल है कि एक्सेप्शन तो हैं अवेलेबल, लेकिन हम जनरल रूल को पहले डिस्कस करते हैं। जनरल रूल ये है कि एक शख्स जो है अगर कोई चीज़ ख़रीदता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो उस शख्स की बनती है जो शख्स ख़रीद रहा है, कि उसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, उसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को ख़रीदते वक्त पहले खुद ही देख ले, एक उस शख्स का टाइटल अच्छी तरह से देख ले, क्या वो शख्स चीज़ें बेच सकता है। ये ना हो कि एक शख्स मुआहदा कर रहा है दूसरे शख्स से बाइक का और ये नहीं देख रहा कि क्या आया कि बाइक इसके नाम है या नहीं है, ये मालिक है या नहीं है। ये तो नहीं है कि वो किसी और की बाइक लेके आया है रेंट पे और आपको जो है किसी जो है वो बेच दे। तो इसलिए ये कानून में एक चीज़ आई कि पहला जो काम है वो बायर का है, ख़रीदने वाले का है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, वो जो है वो ख़रीदने से पहले चीज़ का टाइटल और चीज़ को अच्छी तरह से देख ले, ताकि बाद में वो इस हवाले से कोई जो है वो इतराज़ ना कर सके। बाकी जो है दूसरी बात जो है, हाँ एक्सेप्शन अवेलेबल हैं, आगे फिर होगा अगर उसके साथ कोई फ्रॉड कमिट हुआ है या जो भी है ये होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये एक टर्म थी मुश्तरी होशियारबाज की जो हमने कोशिश की कि जो है वो डिस्कस की जाए। बाकी ये पूरा सब्जेक्ट जो है हमने ब्रीफली जो है डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो है बाकी जो भी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।